हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल हमने प्रकाश का अपवर्तन देखा था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे, प्रकाश का अपवर्तन हमने देख लिया था। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश अपने माध्यम में मतलब उसी माध्यम में लौट कर दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रकाश की किरण यहाँ ये माध्यम 1 था, ये माध्यम 2 था। यहाँ माध्यम 1 से प्रकाश की किरण चली, इसको जाना इधर था, ठीक है, इधर जाना था, लेकिन क्या हुआ, अपने मार्ग थोड़ा सा विचलित हो गई, अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते थे हम लोग। ठीक है, अब देखिए ये क्या हमारा था, ये हमारा था अभिलंब, जिसको बोलते हैं क्या, नॉर्मल। ठीक है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बना था उसको क्या बोले थे हम लोग, आपतन कोण बोले थे कल। ठीक है, और उसके बाद अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बना था उसको क्या बोले थे, अपवर्तन कोण बोला था हमने। ठीक है, अभी और देखा था हमने क्या कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जब सघन माध्यम की ओर जाती है तब क्या होता है, तब होता है दोस्तों, जो किरण होती है अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है। यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तब क्या होता था, जो प्रकाश की किरण थी अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से क्या होती थी, दूर मुड़ जाती थी, दूर चली जाती थी। ठीक है, इतना हमने बताया था। और हमने कल पढ़ा था प्रकाश के नियम में कि साइन आई अपान साइन आर, ठीक है, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या पढ़ा था, म्यू पढ़ा था यार, स्थिरांक पढ़ा था, इसे स्नेल का नियम भी कहे थे हम। ठीक है, इतना हमने देख लिया था ये सब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे डिफरेंस माध्यम में क्या क्या प्रकाश की चाल क्या क्या होती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ का अपवर्तनांक, पढ़ेंगे किस पदार्थ का कितना अपवर्तनांक होता है, ताकि हम लोग जान सके कैसे पदार्थ का जो अलग अलग पदार्थ में होता है प्रकाश की चाल अलग अलग कैसे होती है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3.0 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या बोल सकते हैं 3.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये किसमें होती है दोस्तों, वायु में प्रकाश की चाल। निर्वात में भी प्रकाश की चाल यही होती है, क्योंकि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वही होती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन निर्वात और वायु दोनों में ज़्यादा क्या है, डिफरेंस नहीं है। वायु में जो उसका वायु का अपवर्तनांक होता है वो लगभग क्या होता है 1.003 होता है। इसलिए क्या मान लेते हैं हम लोग कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वही हम लोग क्या मान लेते हैं कि वायु में भी प्रकाश की चाल होगी। ठीक है दोस्तों, इतना मान लेते हैं। बाकी अगर वायु में इतना है, हम लोग देखेंगे पानी में कितना होता है प्रकाश की चाल। पानी में दोस्तों होता है 2.25 इंटू 10⁻, कितना होता है 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसी प्रकार हम लोग मान लें कि कांच में कितना होता है। ठीक है, कांच में कितना होता है प्रकाश की चाल, तो कांच में होता है दोस्तों 1.8 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, 3 माध्यमों में हम लोग देख लिया क्या क्या प्रकाश की चाल होती है दोस्तों। और बाकी का क्या करेंगे हम लोग, अभी जब अपवर्तनांक पढ़ लेंगे तब ज्ञात करेंगे कि प्रकाश की चाल किस माध्यम में कितना कितना होगा, और ये भी जानेंगे कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना अधिक और किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना कम होगा। और एक चीज़ और जानेंगे दोस्तों कि जो प्रकाश की किरणें होंगी, कौन सी प्रकाश की किरणें अभिलंब से कितना दूर या अभिलंब के कितने पास आएंगी अपवर्तन के पश्चात। ये सब सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अभी देखेंगे आगे चल के। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं, हम लोग प्रकाश का अपवर्तनांक देखते हैं, मतलब किसी पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है। पदार्थ का अपवर्तनांक या तो इंग्लिश में बोल लीजिए आप लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। दोस्तों हमने देख लिया है कि जो प्रकाश की गति होती है विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, इतना तो हमने देख लिया है। अब हम लोग पदार्थ का अपवर्तनांक का डिफिनेशन देखते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है, पदार्थ के अपवर्तनांक का डिफिनेशन होता है दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की गति तथा माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग, निर्वात में प्रकाश की गति तथा माध्यम में अनुपात की गति को क्या कहते हैं, उसको क्या कहेंगे हम लोग दोस्तों,
उस पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, मतलब जिस पदार्थ को हम लोग माध्यम मानेंगे उस पदार्थ का क्या होगा, उस पदार्थ में प्रकाश की गति क्या है और जो निर्वात में प्रकाश की गति क्या है, इन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, पदार्थ का अपवर्तनांक कहेंगे। मतलब एक बार फिर समझ लेते हैं, जो निर्वात में प्रकाश की गति रहेगी, ठीक है, उसकी गति ले लेंगे, प्लस जो हम लोग माध्यम माने रहेंगे उस माध्यम में प्रकाश की गति क्या है उसको ले लेंगे, उन दोनों का अनुपात करेंगे। उन दोनों का अनुपात जो भी आएगा उसको हम लोग बोलेंगे पदार्थ का अपवर्तनांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पदार्थ का अपवर्तनांक। मतलब सीधी भाषा में इसकी परिभाषा तब लिखना, हमको क्या लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की गति तथा माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को उस पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से व्यक्त किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, हमने भी जो डिफिनेशन देखा था, हमने डिफिनेशन में देखा था किसी पदार्थ का अपवर्तनांक क्या था कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग कहते हैं उस पदार्थ का अपवर्तनांक कहते थे। अब देखिए हमने पदार्थ क्या ले लिया दोस्तों, यहाँ पे कांच ले लिया है। क्या ले लिया है, कांच ले लिया है। अब तो हमने क्या किया, कांच का अपवर्तनांक निकाला। तो कांच का अपवर्तनांक इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, समझ गए अभी आप लोग। इसके पहले समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन अब समझ में आ रहा होगा। यानी हमने क्या किया, माध्यम बोल ले लीजिए या तो पदार्थ बोल लीजिए। हमने क्या ले लिया, उसको कांच ले लिया। तो हमने क्या कर दिया, कांच का अपवर्तनांक निकाल लिया। कांच का अपवर्तनांक इक्वल टू क्या आ गया, निर्वात में प्रकाश की चाल अपान कांच में प्रकाश की चाल, इतना आ गया। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने ज्ञात किया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है और कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, अभी हमने लिखा था। जब उसको हम लिख लेंगे तब हमको अगर सॉल्व करेंगे तब देखते हैं क्या आता है। और कांच में प्रकाश की चाल क्या थी, 1.8 10⁸ मीटर पर सेकंड था। और एक था निर्वात में कितना था, 3.08 मीटर प्रति सेकंड था। अब देखिए दोस्तों, ये 10⁸ है और ये 10⁸ है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तब क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 3.0 और क्या बचेगा नीचे, ये दशमलव है दोस्तों। ठीक है, नीचे क्या बचेगा, 1.8। ठीक है दोस्तों, 3.0 बटा नीचे क्या बचा है, 1.8। दशमलव को हटाना है, हम लोग क्या करेंगे, तब ऊपर नीचे 10 का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। जब ऊपर नीचे 10 का गुणा कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 10 कट जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या जाएगा, 10 का गुणा नहीं ऊपर करेंगे, अंश में करेंगे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भाग देना है। 18 का तो एक ही बार जाएगा भाग 30 में। ठीक है, तो 18 का क्या हो गया, 18 और कितना हासिल बचेगा, 12। अब कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, कितना हो गया दोस्तों, 120 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, अब आप लोगों को जाएगा कितना, 18 छक्का 108 होता है। कितनी बार जाएगा, 6। ठीक है, 6 बार गया। फिर से क्या बचा दोस्तों, फिर से 12 बचा। फिर क्या हो जाएगा, 18 छक्का 108। फिर क्या हो जाएगा, 18 छक्का 108। मतलब हम लोग आपसे पूछें कि कितना आया कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक आ गया 1.66 या 666 लिखते जाइए। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों, अगर आप कोई आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे, 1.66 होता है। कितना होता है, 1.66। और दोस्तों सबसे बड़ी बात आप लोगों को बताते हैं, जिनका भी अपवर्तनांक 1 से बड़ा होगा, कितना होगा, 1 से बड़ा होगा, वो प्रकाश में जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के पश्चात वो क्या करेंगे दोस्तों, अभिलंब की ओर झुक जाएंगे। क्या होंगे, अभिलंब की ओर झुक जाएंगे। मतलब अपवर्तन के पश्चात वो अभिलंब की ओर झुक जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे, इससे आप लोगों को कुछ क्या होगा, हेल्प मिलेगा पढ़ने में। ठीक है, इतना हो गया, ये सब पता हो गया। चलिए अब लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट का पढ़ते हैं, पानी का क्या होता है अपवर्तनांक। जिस प्रकार दोस्तों हमने देखा कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, उसी प्रकार आइए देखते हैं कि पानी का अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हमने अब पदार्थ क्या लिया है, मान लीजिए हमने माध्यम क्या लिया है, अब पानी लिया है। माध्यम बोल लीजिए तो पदार्थ बोल लीजिए, हमने क्या लिया है दोस्तों, पानी लिया है। यहाँ हमने क्या कर दिया, पानी का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, पानी का अपवर्तनांक इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर वाला सेम रहेगा, निर्वात में प्रकाश की चाल अपान नीचे वाला क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पानी में प्रकाश की चाल हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमको फिर से पता है हम लोगों को कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, 3.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अब देखिए अपान क्या हो जाएगा,
अपन पानी में हमने देखा था क्या होता था, 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि अपर्तनांक का मात्रक क्या होता है, अपर्तनांक का क्या होता है, कोई भी मात्रक नहीं होता है, क्योंकि दोनों है चाल ही है, तो मात्रक दोनों के कट जाते हैं। ठीक है, तो अपर्तनांक क्या होता है, एक मात्रक विहीन राशि है। ठीक है, कोई पूछ लिया अपर्तनांक का मात्रक बताओ, आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे कि अपर्तनांक का मात्रक होता क्या है, लेकिन अपर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अपर्तनांक क्या है, एक मात्रक विहीन राशि है, मात्रक नहीं होता है इसका। ठीक है, अब देखिए इसमें 10⁸ 10⁸ कट जाएगा, ऊपर बचेगा 3.0 बटे क्या बचेगा 2.25। ठीक है, अब देखिए अगर हमको दशमलव हटाना है ऊपर और नीचे दोनों का, तो दो अंक दशमलव है दोस्तों, क्या करना पड़ेगा, 100 का ऊपर गुणा करना पड़ेगा और 100 का नीचे गुणा करना पड़ेगा, तब क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए 300 और बटे में क्या आ जाएगा 225 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, जब 300 आ गया और बटे में क्या आ गया 25 आ गया। अब जब भाग देंगे तो भाग देने में दोस्तों क्या आएगा, 300 में जब 225 का भाग देंगे तो क्या आएगा, पहले एक बार जाएगा, एक आएगा। ठीक है, अब 325 हो गया, अब भाग तो दे लिए, अब कितना बचा, जब 225 हो गया 300 में से 225 घटा देंगे, कितना बचेगा दोस्तों 75 बचेगा, मतलब 75 बचेगा। और दशमलव लगा दिया तो जीरो बढ़ा लेंगे, 750 हो जाएगा। 750 में 225 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, फिर से 75 बचेगा। ठीक है दोस्तों, फिर कितनी बार हो जाएगा, 3 बार जाएगा, मतलब इसका अपर्तनांक कितना आ गया, पानी का अपर्तनांक कितना आ गया दोस्तों, आप लोगों से कोई पूछेगा आप लोग बता लेंगे 1.33, मतलब कांच से इसका अपर्तनांक कम है। ठीक है, मतलब ये कांच की अपेक्षा अभिलंब की ओर कम झुकेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को दो दे बनाने के लिए फिगर, एक कांच को बनाइए एक पानी को बनाइए, मतलब पहले क्या है, प्रकाश निर्वात से कहाँ जा रहा है, तो वायु से कहाँ जा रहा है, प्रकाश पानी में जा रहा है उसका बनाइए, और कहाँ जा रहा है, निर्वात से कांच में जा रहा है उसका बनाइए। तो अभिलंब की ओर कौन से ज़्यादा झुकेगा, जिसका अपर्तनांक ज़्यादा रहेगा वो अभिलंब की ओर ज़्यादा झुकेगा। ठीक है, ये फंडा आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, इसको नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, एक हमारा क्या आ गया है, अभी एक नोट आ गया है। नोट में क्या है कि यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तो अपर्तनांक क्या कहते हैं दोस्तों, निरपेक्ष अपर्तनांक कह देंगे, या तो साधारण में अपर्तनांक ही कहेंगे सिर्फ। ठीक है, लेकिन बाकी अभी और पढ़ेंगे, विभिन्न माध्यम रहेंगे, जब दो माध्यम अलग अलग रहेंगे, जो पहला माध्यम निर्वात न हो, वायु न हो, कुछ और हो, पानी हो, तब क्या होगा, उसके लिए हम लोग देखते हैं अपर्तनांक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं, यदि हमारा पहला माध्यम जो है माध्यम 1, अब वो निर्वात या वायु होकर न होकर कुछ और हो। अब मान लीजिए पहला माध्यम क्या है, पानी है, क्या है, पानी है, और दूसरा माध्यम क्या है, कांच है, क्या है, कांच है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो पानी है वो पानी और कांच, इसमें सघन कौन होगा। दोस्तों आपको पता है ठोस के कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं, किसकी अपेक्षा, द्रव की अपेक्षा। पानी क्या है, द्रव है, मतलब इसके कण क्या होंगे, दूर दूर होंगे, और कांच के कण क्या होंगे, पास पास होंगे। मतलब पानी जो होगा अभी ये विरल माध्यम होगा, और कांच जो होगा क्या होगा, सघन माध्यम होगा। दोस्तों हमने देखा है जब प्रकाश की किरण क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इतना पता है। लेकिन जब विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तब क्या होता है, वो विचलित होने के पश्चात वो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए प्रकाश को जाना इधर था, लेकिन ये झुक गई, किधर गई, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गई। ठीक है, इतना हो गया। अब हमको क्या करना हो, इनका अपर्तनांक निकालना हो, मतलब माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपर्तनांक, मतलब कांच के सापेक्ष पानी का अपर्तनांक निकालना हो, तब क्या हो जाएगा फार्मूला, आइए उसको देखते हैं। तब क्या होगा दोस्तों, आइए दोस्तों देख लेते हैं। अब देखते हैं कांच के सापेक्ष पानी का अपर्तनांक। ठीक है, कांच के सापेक्ष पानी का अपर्तनांक क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले हो जाएगा पानी में प्रकाश की चाल, क्योंकि पानी क्या था हमारा, अभी माध्यम 1 था, हमने उसमें भी माध्यम 1 ऊपर नीचे लिखा था, मान लीजिए पानी VW है। ठीक है, अब देखिए क्या है, फिर क्या है, कांच में प्रकाश की चाल, इसको कुछ भी मान लीजिए आप, BC मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो गया, कांच के सापेक्ष पानी का अपर्तनांक हो गया पानी में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। अब निकालेंगे जो आएगा अपर्तनांक, वो हो जाएगा किसका, कांच के सापेक्ष पानी का अपर्तनांक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए हमको पता है पानी में प्रकाश की चाल कितनी है, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, और देखिए बटे में क्या हो जाएगा अब 1.8 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, 10⁸ और 10⁸ कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा ऊपर 2.25, ठीक है, अपान 1.8। ठीक है, आप क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर नीचे 100 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, 100 का हमने गुणा कर लिया। अब देखिए अब बराबर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 225 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 180 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों अगर हम लोग क्या करेंगे, 225 में 180 के जब भाग देंगे क्या आएगा, पहले 180 तो एक बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 180 हो जाएगा। अब कितना बचेगा, कितना 45 मतलब 450, फिर क्या होगा 18 दूना 36 मतलब 2 बार जाएगा। ठीक है, 360 हो गया। ठीक है, 360 हो गया, उधर कितना था 450 था। ठीक है, 50 उधर, इधर 90 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 18 × 5 90 पूरा कट जाएगा, मतलब 1.25 आ गया। मतलब दोस्तों आपसे कोई पूछेगा कांच के सापेक्ष पानी का प्रतनांक कितना होता है, आप लोग क्या बताएंगे 1.25, क्या बताएंगे 1.25। ठीक है, इसी प्रकार आपसे इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, आपका उल्टा भी पूछा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी एक यूनिवर्सल फार्मूला देखते हैं कि यूनिवर्सल फार्मूला क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होगा यूनिवर्सल फार्मूला। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। अब मान लिया हमने इसको, एक मान लिया माध्यम 1 और दूसरा क्या मान लिया माध्यम 2। यदि प्रकाश क्या हो रही है, माध्यम 1 से चलकर क्या कर रही है, माध्यम 2 में जा रही है, तो हमको अगर इसका अपवर्तनांक निकालना क्या करेंगे, लिखेंगे माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। ठीक है, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक लिखेंगे, तब इक्वल टू लिखेंगे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपान माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अभी यही तो किया था हमने, जब कांच के सापेक्ष हमने पानी किया था, दूसरा माध्यम हमारा क्या था, कांच था, पहला माध्यम क्या था, पानी था। हमने लिखा था कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। ठीक है, जब कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक हमने लिखा था, इक्वल टू हमने क्या लिखा था, कांच में क्या लिखा था, पहले पानी में प्रकाश की चाल और उसके बाद दूसरे में क्या लिखा था, कांच में प्रकाश की चाल। इसी प्रकार इसमें भी लिखेंगे कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, तब पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, इसे पे तब हो जाएगा माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक हो जाएगा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और उसके बाद अपान माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक है, बस इतना याद रखना है, जिस माध्यम में पहले प्रकाश की चाल चलेगी उसी में क्या होगा, वो पहले ऊपर रहेगा, जिसमें बाद में प्रकाश की चाल एक दूसरे माध्यम में वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा। सिंपल सा फंडा यही रहना चाहिए कि आपको जिस माध्यम में प्रकाश की चाल पहले चल रही है मतलब वो पहला माध्यम, ठीक है, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे बार जा रही है वो क्या हो गया, दूसरा माध्यम हो गया। तो हमेशा तब जिस माध्यम में प्रकाश की चाल पहले चलेगी वो क्या रहेगा, हमेशा ऊपर रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा ऊपर रहेगा। इस फंडे को हमेशा याद रखना है। तो आइए देखते हैं तब। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। जैसे क्या हो गया है, अब माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। ठीक है, हम इसको क्या लिखेंगे तब, इक्वल टू माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपान माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं μ/1। इतना लंबा न लिखने के लिए माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, इसको लिखेंगे क्या, μ/1। μ/1 मतलब माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक इक्वल टू क्या हो जाएगा। हमने आपको सिंबल से फंडा बताया है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल पहले चलेगी, जो माध्यम पहला होगा उसकी प्रकाश की चाल, और अपान क्या हो जाएगा, अपवर्तन के पश्चात जिस माध्यम में प्रकाश की चाल प्रकाश जाएगा उसमें अपान में क्या रहेगा, उसकी चाल रहेगी, मतलब माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक है, हमेशा यही रखेंगे, कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। ठीक है, अभी हमने इसी के फार्मूला की यूज करके हमने जो निकाला था, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक निकाला था। तो कांच के सापेक्ष पानी का निकाला था, पहला माध्यम पानी था, दूसरा क्या था, कांच था। तो हमने क्या लिखा था, पहला माध्यम पानी था, हमने लिखा था पानी में प्रकाश की चाल। ठीक है, माध्यम 1 के स्थान पे, और उसके बाद माध्यम 2 के स्थान पे क्या लिखा था, कांच में प्रकाश की चाल। तो वही हमने निकाला था, अभी उसको पहले हमने पढ़ लिया, इसको क्या किया, बाद में पढ़ लिया। ठीक है, तो अभी क्या है, अब समझ गए हम लोग। अब हम लोग किसी भी प्रकार से निकाल सकते हैं। इस प्रकार मान लीजिए जैसे हमने निकाला था कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक निकाला था, तो आया 1.25,
अगर हमको निकालना हुआ पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तब क्या होगा, मतलब माध्यम 2 हम लोग पानी लेंगे और माध्यम 1 क्या लेंगे, कांच लेंगे, तब क्या होगा दोस्तों। आइए देखते हैं, हल्का सा एक नज़र डालते हैं उस पर भी। चलिए दोस्तों अब देखते हैं, अब हमने इसमें क्या मान लिया है, जो दूसरा माध्यम हमारा है, दूसरा माध्यम क्या है, पानी है, और पहला माध्यम क्या है, कांच है। मतलब क्या है दोस्तों, अब क्या हो रहा है, प्रकाश पहले कांच से चलकर आ रही है, फिर क्या कर रहा है, पानी में प्रवेश कर रहा है, तब क्या होगा, आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए अब हो गया, दूसरा माध्यम था, दूसरा माध्यम पानी था, लिखिए पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तब हो गया दोस्तों। हमने कहा था जो पहला माध्यम रहेगा वो ऊपर रहेगा, जो दूसरा माध्यम रहेगा वो नीचे रहेगा। देखिए कांच पहला माध्यम है, तो कांच क्या है, ऊपर है, मतलब देखिए कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है, नीचे क्या है, पानी में प्रकाश की चाल है, ठीक है। अब आइए देखते हैं, ऐसे पर रहेगा तब कितना अपवर्तनांक आएगा, चेंज होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए कांच में होता है दोस्तों 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है प्रकाश की चाल, ये लिख लिया हमने। बटे में देखिए पानी में कितना होता है, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, इतना हो गया। अब 10 घाते 8, 10 घाटे 8 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1.8, ठीक है, और नीचे क्या बचेगा दोस्तों, 2.25 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्वल टू नहीं, अभी इसमें क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, क्योंकि दशमलव दो स्थान पर लगा हुआ है, तो 100 से कर देंगे, ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों, 180 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 225। अब दोस्तों आप लोग बताइए, यदि 180 में क्या करेंगे, 225 से भाग देंगे तो कितना आएगा। जब 180 में 225 से भाग देंगे कितना आएगा, एक बार तो जाएगा नहीं, पहले दशमलव लगा लेंगे तो 1800 हो जाएगा। जब 1800 में 225 से भाग देंगे कितना जाएगा दोस्तों, 0.8 बार, मतलब 8 बार जाएगा। मतलब पानी के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक आया वो कितना आया दोस्तों, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना आया, 0.8 आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए 0.8 आ गया ना, हमने कहा था जिस भी पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है, उसका क्या होगा, 1 के ऊपर रहेगा, तो क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश की किरण होगी वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यदि अपवर्तनांक 1 से नीचे आ गया तो क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी, ठीक है। अभी हमने बताया, जब पहला माध्यम क्या लिया, कांच लिया, कांच क्या होता है, सघन माध्यम होता है, किसकी अपेक्षा, वो भी डिपेंड करता है, मतलब पानी है, जब पानी और कांच है, मतलब पहला माध्यम कांच है, दूसरा माध्यम पानी है, तो क्या हो गया, तो मतलब कांच पहला क्या हो गया, ये हो गया सघन माध्यम, ये हो गया विरल माध्यम। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है दोस्तों प्रकाश की किरण, तो अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। वही क्या हो रहा है हमारा, अपवर्तनांक से भी हम लोग बता ले रहे हैं, ठीक है, अपवर्तनांक से भी बता लेते हैं। किसी पदार्थ का आपको अपवर्तनांक दिया है, 1 के ऊपर दिया है, आप सीधा कह दीजिए सर इसका क्या होगा कि ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। यदि 1 के नीचे है क्या कहेंगे, अभिलंब से दूर मुड़ जाएगा, ठीक है। ये हम कंडीशन क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे, नहीं तो आइए इसी लेक्चर में हम लोग लिख लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों कंडीशन देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमने बताया है बस वही लिखा हुआ है। यदि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक 1 से अधिक है, ठीक है, तो प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। और यदि प्रकाश का अपवर्तनांक 1 से कम है, 1 से कम है, तो प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से क्या होगा ये दोस्तों, दूर हो जाएगी, ठीक है। ये सब वही इतनी जो बातें हैं जो हम लोग अपवर्तनांक के पदों में बात कर रहे हैं, वही जो हम लोग बात किए थे सघन मतलब विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। मतलब जो माध्यम सघन होगा, जो माध्यम सघन होगा, ठीक है, उसका अपवर्तनांक क्या होगा, हमेशा 1 से अधिक आएगा। और जो माध्यम विरल होगा, ठीक है, जो माध्यम विरल होगा उसका अपवर्तनांक क्या आ जाएगा, हमेशा 1 से कम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ गया, ठीक दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।